हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रॉड बीन के बारे में। लेक्चर 23 में हम बात करेंगे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में कि किस तरह से ब्रॉड बीन को कल्टीवेट किया जाता है और किस तरह के एनवायरनमेंट में से कल्टीवेट किया जा सकता है। तो ब्रॉड बीन एक इस प्रकार की क्रॉप है जो केवल विंटर क्रॉप है, यानी कि जितनी भी बीन्स क्रॉप हैं उनमें से ब्रॉड बीन विंटर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। इसे विंटर बीन भी कहा जाता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और जनरली हाई एल्टीट्यूड्स में ग्रो की जाती है। सीड्स जो है वो कोल्ड सिचुएशन में जर्मिनेट नहीं कर सकते, इसलिए सीड्स को कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है बिफोर जर्मिनेशन। तो बेस्ट टेम्परेचर पॉट्स की सेटिंग के लिए लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो प्लांट्स में फ्लावर ड्रॉप और पॉट ड्रॉप की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सो क्लाइमेट के बारे में इन शॉर्ट बात करें तो ये विंटर क्रॉप है। देन सॉइल्स की बात करते हैं। सॉइल इसे वेन ड्रेन्ड सैंडी-लूम सॉइल्स में ग्रो किया जाता है, जहां पर सॉइल की जो पीएच है लगभग 5.5 to 6 पीएच होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी भी इस तरह के क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बेटर नहीं होती है। देन यह कुछ सैलिनिटी कंडीशंस को कुछ एक्सटेंट तक सहन कर सकता है। सो वेराइटीज़ की बात करें, पूसा सुमित जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वेराइटी है और इसमें लगभग 5 से 7 ब्रांचेस पर प्लांट पाई जाती हैं और लगभग 100 पॉट्स इस प्लांट में बियर रहते हैं। पॉट की थिकनेस के बारे में बात करें पूसा सुमित की तो लगभग 6 सेंटीमीटर की पॉट लेंथ और थिकनेस 1.3 सेंटीमीटर रहती है। काफ़ी डार्क ग्रीन और अट्रैक्टिव कलर के पॉट्स पाए जाते हैं जो क्लस्टर्स में बियर होते हैं। एवरेज यील्ड की बात करें तो लगभग 180 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है पूसा सुमित की यील्ड रहती है, जो कि IRI की रिलीज्ड वैरायटी है। देन अनदर वैरायटी सिलेक्शन BR1, सिलेक्शन BR2, जवाहर विवा 73-81 जो कि डोमेंट टाइप की वैरायटी है, और जो BR2 है वो येलो सीडेड वैरायटी है जिसमें 5 से 6 टन पर हेक्टेयर पॉट की यील्ड पाई जाती है। एंड सिलेक्शन BR-1 जो कि ब्लैक सीडेड वैरायटी है और मोस्टली बिहार के कंडीशंस में इस क्रॉप को या इस तरह की वैरायटी को देखा जा सकता है। एक्जॉटिक वैरायटीज़ की बात करें जो कि बाहर से इंट्रोड्यूस की गई हैं, सबसे पहले लॉन्ग पॉड टाइप की वैरायटीज़ जैसे कि क्लॉडीन, इंपीरियल वाइट लॉन्ग पॉड, मास्टरपीस ग्रीन लॉन्ग पॉड एंड इंपीरियल ग्रीन लॉन्ग पॉड एंड रेड एपिक्योर। विंडसोर की टाइप की वैरायटीज़ जैसे कि इंपीरियल वाइट विंडसोर, जाइंट 4 सीडेड ग्रीन विंडसोर, इंपीरियल ग्रीन विंडसोर। लोकल टाइप की बात करें तो बाकला लोकल एक ऐसे सिलेक्शन है जहां से बाकला तरह की वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कुछ सिंथेटिक वैरायटीज़ जैसे कि सिंथेटिक फाबावीन में थ्रोज MS एक सबसे पहली सिंथेटिक फाबावीन की वैरायटी है जो कमर्शियली यूको में ग्रो की जाती है। देन मैरिस बिगल्स इनब्रेड लाइन्स के थ्रू रिलीज की गई है एंड सोरावी एंड एवी रोजेट। Then here you can see the characteristic features of these varieties along with their photographs, like Pusa Sumit and the BR1 variety, that is Bihar local black seeded variety, and Bihar yellow seeded variety, that is BR2। नाउ सोइंग टाइम की बात करते हैं कि किस समय पर इस तरह के क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो जुलाई से लेके सितंबर में जो कि रेनी सीजन की क्रॉप रहती है, और जनवरी से लेके फेब तक इस क्रॉप को एज अ समर क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। यानी कि जब हम जनवरी से फेब में इसकी सोइंग करेंगे तो ये क्रॉप हमें जो है स्टार्टिंग ऑफ द समर सीजन में देखने को मिलेगी। इन हिल्स की बात करें तो मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ मई में लगभग इसकी सोइंग की जाती है। लैंड प्रिपरेशन, जिस तरह से और क्रॉप्स के लिए हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग द लेग्यूमिनेशियस क्रॉप्स, उसी तरह से इस क्रॉप की भी लैंड प्रिपरेशन की जाती है। लैंड को प्रिपेयर करने से पहले 2 से 3 बार सॉइल की टर्निंग की जाती है विद द प्लोज हैंड हैरोइंग्स, सो दैट कि जितने भी खरपतवार रहते हैं सॉइल में उन्हें हम इफेक्टिवली रिमूव कर सकें और सॉइल को एक बेटर फाइन टिल तक पहुंचा सकें। देन सीड रेट की बात करें, सीड रेट लगभग 70 to 100 kg पर हेक्टेयर पाया जाता है टू गेट एन इफेक्टिव क्रॉप फॉर पर हेक्टेयर बेसिस, और स्पेसिंग लगभग 40 to 60 सेंटीमीटर रो से रो के बीच की और 15 से 20 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट की जो सोइंग है या स्पेसिंग है उसे एडवाइस किया जाता है। देन सीड्स को सोइंग करने से पहले 24 आवर्स के लिए हम इसे जर्मिनेशन या कह सकते हैं कि इसे सीड्स को सोक करते हैं, सो दैट जर्मिनेशन रेट को इम्प्रूव किया जा सके।
यहाँ पे सीड सोइंग का मेथड बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले डिबलिंग। सीड्स को जनरली 2 से 3 सीड्स पर हिल यानी कि पर डिबल जो है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। सोइंग को जनरली लाइन में प्रेफर्ड किया जाता है, और शैलो फुरोस को हम इस क्रॉप के लिए यूटिलाइज करते हैं सो दैट काफ़ी डीप जो है इसके सीड्स को प्लेस ना करें। जिगजैग मैनर पे भी हम फरोज के साथ इस तरह के क्रॉप को सो कर सकते हैं, और सिंगल रो सिस्टम में लगभग जहाँ पे 45 बाय 15 सेंटीमीटर का प्लांटिंग डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, उस तरह से भी हम सोइंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ फावा बीन, लाइक जर्मिनेशन से लेके अप टू वेजिटेटिव स्टेज, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड पॉड सेनेसेंस स्टेज एंड द सेम सेनेसेंस स्टेज ऑफ द फावा बीन। देन सीड इनोकुलेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमंग द लेग्यूमिनेसियस क्रॉप, कि जब भी हम सीड को इनोकुलेट करें तो राइजोबियम के कल्चर के साथ इनोकुलेट करें, और जो कल्चर रहता है उसमें हम 10% शुगर यानी कि जैगरी के सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट कि जितना भी राइजोबियम का कल्चर है वो इफेक्टिवली सीड्स के सरफेस के साथ जो है वो कवर अप हो या बाइंड अप रहे। तो इसके लिए हम सीड्स को थॉरोली मिक्स करेंगे शेड में बिफोर सोइंग, और राइजोबियम की राइजोबियम की जो इनोकुलेशन करने से हमें जो एडवांटेज रहेगा वो होगा कि इसकी जो कैपेसिटी है नाइट्रोजन फिक्स करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसे अबेंडेंटली फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट रहता है कि सीड को अगर हम राइजोबियम कल्चर के साथ लाइक 35 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर और 60 kg P2O5 पर हेक्टेयर के साथ एक यूनिफॉर्म डोज के साथ फर्टिलाइजर्स की हम सप्लाई कर रहे हैं, तो न केवल हम पॉड की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं बल्कि शूट यील्ड, फाइबर, प्रोटीन और फास्फोरस के कंटेंट को भी पॉड में इम्प्रूव कर सकते हैं। अबाउट द सीड ट्रीटमेंट, सीड्स को हम फंजीसाइड्स लाइक थीरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम के साथ ट्रीट कर सकते हैं, सो दैट फ्यूजेरियम विल्ट की जो प्रॉब्लम है उसे क्रॉप में हम कम कर सकें। जनरली सीड इनोकुलेशन और जो फंजीसाइडल्स के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं सीड्स में बिफोर सोइंग ऑफ द सीड्स, वो जनरली हम राइजोबियम के कल्चर के साथ ही इनोकुलेट करेंगे, यानी कि जितना भी फंजीसाइड रहेगा उसे हम राइजोबियम कल्चर के साथ ही मिक्स अप कर देंगे, सो दैट बार बार आपको सीड को इनोकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। देन न्यूट्रिटिव मैनेजमेंट, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट किस तरह से की जाए। ब्रॉड बीन हालांकि एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, तो इसके लिए जो फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहेंगे, तो इसके लिए हम फावेड मैन्योर जो कि 10 टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली NPK सप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन काफ़ी एसेंशियल माना जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जितने भी ग्रीन पॉड्स रहते हैं उनकी यील्ड रहेगी वो नाइट्रोजन की जो डोज है उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। फास्फोरस जो है वो मैच्योरिटी, क्रॉप की मैच्योरिटी को इफेक्ट करता है, जितना भी हमारा एंटायर क्वांटिटी रहेगी फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन की, उसे हम थॉरोली एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन के टाइम मिक्स करेंगे, और जितने भी नाइट्रोजन की हाफ डोज रहेगी उसे हम फ्लावरिंग के टाइम देंगे। तो नाइट्रोजन को स्प्लिट डोजेस देने का मतलब ही यही है कि हम नाइट्रोजन को एक सिंगल डोज में ना देके 2 अलग अलग या 3 डोजेस में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। देन फर्टिलाइज़र्स को हम जनरली 7 से 8 सेंटीमीटर एक फरोज में या बैंड्स में या आप कह सकते हैं चैनल्स में प्लेस करेंगे, जहाँ से जो सीड्स रहेगा वो स्लाइटली उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करेगा। दैन यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट सेट के लिए बेहतर माने गए हैं। तो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि PCPA 2 ppm की कंसनट्रेशन में, या फिर NA लाइक 5 to 25 ppm के कंसनट्रेशन में अगर हम क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो क्रॉप की जो पॉट सेटिंग एबिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। एंड देन
इरिगेशन ये एक डीप रूटेड क्रॉप है, यानी कि इसकी जो रूट्स हैं वो बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर जो है वो सॉइल में रहती हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो वाटर लॉगिंग की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, दूसरा वेल ड्रेन्ड सॉइल्स रहनी चाहिए, तीसरा कि जो इरिगेशन है सबसे पहले इरिगेशन जैसे हम सीड्स की सोइंग कर रहे हैं उसी टाइम हमने क्विक जर्मिनेशन के लिए इरिगेट करना है क्रॉप को, सो दैट आफ्टर दैट उसके बाद लाइट इरिगेशन हमें देनी है। और जब एक फुल ब्लूम स्टेज यानी कि जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू द क्रॉप डिमांड हमने क्रॉप को इरिगेट करना है। तो लगभग 10 से 15 दिनों के इंटरवल में क्रॉप को इरिगेट करना इज़ वेरी नेसेसरी इन केस ऑफ ब्रॉड बीन कल्टिवेशन। देन इंटरकल्चर ऑपरेशंस की बात करें तो हैंड होइंग, बीडिंग, अर्थिंग अप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं जो किसी भी क्रॉप के लिए इफ़ेक्टिव माने गए हैं। देन स्टेकिंग, यस, इसमें कुछ प्लांट में कुछ टॉल टाइप की वैरायटीज़ पाई जाती हैं लाइक, तो उनके लिए स्टेकिंग इंपॉर्टेंट रहती है सो दैट इफ़ेक्टिवली उस क्रॉप को रेज़ किया जा सके। और स्टेकिंग हम लगभग या तो वुडन स्टिक्स के साथ या फिर कुछ लाइक एक सुतली जिसे कि हम एक ट्विनिंग वायर कहते हैं उसके साथ हम स्टेकिंग कर सकते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। देन हार्वेस्टिंग एंड इल्ड की बात करें तो जनरली पॉट्स जब 3 से 4 मंथ्स की स्टेज में हम क्रॉप को देख रहे हैं तो उसके बाद ही हम पॉट्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बीन्स को जनरली ग्रीन स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि डिपेंड करेगा हार्वेस्टिंग हमारे पर्पज़ ऑफ आर यूज़, किस पर्पज़ से हम हार्वेस्टिंग को फॉलो अप कर रहे हैं। इल्ड की बात करें तो लगभग 7 से 10 टन पर हेक्टेयर इल्ड पाई जाती है और ग्रीन बीन की इल्ड जो है काफ़ी कम रहती, काफ़ी ज़्यादा रहेगी लाइक 1.8 to 2 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो इसमें एक मार्श स्पॉट पाया जाता है। मार्श स्पॉट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्राउन कलर के लीजन्स रहेंगे सेंटर्स में, कॉटिलिडन के सेंटर में, जैसे कि ये सिमिलरली पी क्रॉप की तरह रहता है। और मार्श स्पॉट्स जो है मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से जनरली बीन्स में देखा जाता है। दैन डिजीज़ की बात करते हैं तो एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स जनरली डार्क ब्राउन कलर के और संकन स्पॉट्स स्लीव्स के आपके जो पॉड रहेगा उसके सेंटर में देखे जाते हैं और इसमें कुछ पिंकिश मासेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का मास आपको फंगल स्पोर्स का देखने को मिलेगा। और जनरली एंथ्रेक्नोज वेट वेदर कंडीशंस में ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए मैनकोजिब का यूज़ किया जाता है लगभग 10 से 14 डेज के इंटरवल में। देन रस्ट में कुछ रेडिश ब्राउन कलर के पास्ट्यूल्स, इस तरह के पास्ट्यूल्स जो हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगे और जितने भी अफेक्टेड लीव्स रेस्ट से रहेंगे वो या तो येलो अप हो जाएंगे या ड्राई होकर विदर अप हो जाएंगे, यानी कि प्रीमेच्योर डिफोलिएशन हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए मैनकोजब या हेक्साकोनाजोल का हम रिपीटेड स्प्रे करेंगे लगभग 10 दिनों के इंटरवल में। देन रूट रॉट में रॉटिंग जो है रूट पोर्शन से या क्राउन पोर्शन से स्टार्ट होगी, तो जितना भी कॉलर रीजन होगा उसमें गर्डलिंग हो जाएगी, यानी कि जो रूट्स हैं वहाँ पर लीजन्स बनना, उसके संकल लीजन बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनली डाउनवर्ड्स टवर्ड्स द रूट्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट रॉटिंग प्लांट्स या रूट सिस्टम की देखी जा सकती है। देन थ्रिप्स जो इम्पॉर्टेंट पेस्ट है बीन्स पे, वो थ्रिप्स है, ये ड्राई वेदर में ज़्यादातर देखने को पाया जाता है। तो थ्रिप्स मेजरली एक सकिंग टाइप के इंसेक्ट रहते हैं जो लीफ टिश्यूज़ को या फिर उसकी सैप को एब्जॉर्ब करेंगे अफेक्टेड लीव्स, जिसकी वजह से विदर अप हो जाएंगे और वायरल डिजीज़ के लिए प्रोन रहेंगे। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए साइपरमेथरिन या डाइक्लोरोवॉस का यूज़ किया जाता है एंड इफ़ेक्टिवली इस स्प्रे को हम 15 दिनों के इंटरवल में करते हैं। देन माइट्स जो हैं कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर्स लीफ में फॉर्मेशन करेंगे। माइट्स में जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी माइट्स की, तो वो लीफ के नीचे वाले पोर्शन पे यानी कि बिहाइंड द लीफ सर्वाइव करेंगे और लीव्स की कर्लिंग के लिए और डिसकलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया लीव्स में वेब यानी कि एक नेटवर्क बनेगा जिसकी वजह से माइट्स जो हैं एक लीफ से दूसरे लीफ या एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ मूव करेंगे। और जनरली ये डिजीज़ ड्राई वेदर कंडीशंस में ज़्यादातर देखने को पाई जाती है अंडर द पॉली हाउस कंडीशंस।
एंड कंट्रोल करने के लिए जितने भी इन्फेक्टेड या लीव्स रहेंगे या ओल्ड लीव्स होंगे उन्हें हम बर्न करेंगे। और जनरली ड्राई कंडीशंस को अवॉइड करना पड़ेगा पॉली हाउस के सिचुएशन में। अगर पॉली हाउस में क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है टू कंट्रोल द माइट। एंड सबसे पहले माइट की पॉपुलेशन या उसके इंसिडेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो दैट हम इफ़ेक्टिव स्प्रे किसी भी इंसेक्टिसाइड्स का जो कि माइट को कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव हो उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोफेनोफॉस, फेंजाइमिक्विन और प्रोपेगार्टाइड। So this is all about the broad bean cultivation regarding its various physiological disorders and then disease, insect and how to propagate this crop। काफ़ी important crop है क्योंकि यह केवल एक ऐसी crop है जो winter season में grow की जाती है। So this is all about the broad bean। Thank you everyone।